हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में। तो दोस्तों, लगातार आप लोगों की डिमांड के साथ आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं सेल बायोलॉजी, जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये ऐसा टॉपिक है जो अपने आने वाली जो एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड, दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने वाले हैं, वो भी नोट्स के साथ में। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। देखिए, कोशिका क्या है दोस्तों? कोशिका को अपन सामान्य भाषा में कहते हैं जीवन की इकाई के नाम से जानते हैं, यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इसे कहा जाता है। अब ये ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने को पता है इसके बारे में। तो देखिए, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसके बारे में। वास्तव में अगर अपन देखें तो यह क्या होता है, एक झिल्ली आवृत जीवद्रव्य है। कोशिका क्या है वास्तव में? ये झिल्ली आवृत जीवद्रव्य होता है और सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इनमें से कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जबकि दूसरे हमारे जैसे अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए जीव भी होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। फिर कोशिकीय जो जीवधारी होते हैं, जिनमें अपन फर्स्ट कह सकते हैं स्वतंत्र अस्तित्व यापन, सेकंड जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। यानी कोशिका से निर्मित जो जीवधारी होते हैं ना, वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी भी जीव का स्वतंत्रता या अस्तित्व नहीं हो सकता है। इस कारण जीव के लिए कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कई बार अपन ऐसा भी बोलते हैं, संरचनात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका के द्वारा हमारे शरीर या बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उसका निर्माण होता है, और क्रियात्मक इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी जो वर्क होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होती है, कोशिका ही होती है, कार्य करने के लिए जिम्मेदार। इसके पश्चात आगे अपन देखें साइटोलॉजी। तो अब साइटोलॉजी है क्या? यानी यह कोशिका के समस्त पहलुओं तथा कोशिकांगों की संरचना, कार्य, रासायनिक प्रकृति तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन होता है। यानी कोशिका से संबंधित जितनी भी अपन चर्चा करते हैं ना, चाहे वह कोशिकांगों की हो चाहे कोशिका की हो, वह सारी एक ब्रांच के अंतर्गत अपन करते हैं और उस ब्रांच को अपन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये साइटोलॉजी जो वर्ड है वह किसने दिया था? तो ये हर्टविग के द्वारा दिया गया था। ये अपने को याद रखना है। जो भी बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ वह सारी आपको एक बार तो समझनी है और बाद में उसको कॉपी के अंदर पूरे नोट्स से बनाने हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ऐसे नोट्स आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए अच्छे प्रकार से इन्हें तैयार कर लीजिए। फिर भी आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बता सकते हैं। इसके बाद में देखिए, हर्टविग ने यह वर्ड दिया था। आगे अपन चर्चा करते हैं सेल बायोलॉजी के बारे में। तो यह क्या एक आधुनिक अवधारणा है। यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिका की संरचना, रासायनिक प्रकृति, कार्य की, जनन, उद्विकास तथा आनुवंशिकी का अध्ययन करती है। यानी कि एक प्रकार की ब्रांच अपन कह सकते हैं बायोलॉजी की, सेल बायोलॉजी, जिसमें सेल से संबंधित उसकी संरचना आ सकती है, प्रकृति, उसकी कार्य की, जनन, उद्विकास, आनुवंशिकी, सबका अध्ययन किया जाता है। न्यूनकरण जीव विज्ञान, जीवित जैविकों के इस भौतिक रसायन उपागम को समझने व अध्ययन की प्रक्रिया जो होती है उसे न्यूनकरण जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं थोड़े से उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, साइटोलॉजी के जनक की अगर अपन बात करते हैं, कोशिका विज्ञान का जनक, तो वह किसे माना जाता है? रॉबर्ट हुक जो है उसे हम क्या मानते हैं? साइटोलॉजी का जनक मानते हैं। फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है, तो सीपी स्वानसन को हम इसके जनक मानते हैं। इंडियन साइटोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ए के शर्मा को इंडियन साइटोलॉजी का जनक माना जाता है।
और क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी यानी कि CCMB, वह कहाँ है? हैदराबाद। इसका सेंटर हैदराबाद में है। ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके बाद में देखिए डिस्कवरी की अगर अपन बात करें तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। उन्होंने कोर कोशिका को स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा था। तो कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वह कौन से सन में की थी? 1665 में की थी। खोज करने के पश्चात इन्होंने क्या किया था? इसे एक नाम दिया जिसे अपन सेलुला कहते हैं, सेलुला नाम दिया तथा इस निरीक्षण को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। तो इस पुस्तक का नाम भी अपने को जरूर ध्यान में रखना है, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इसे प्रकाशित किया। इसके पश्चात एक वैज्ञानिक का नाम अपन और सुनते हैं, वह है ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था कि पहली बार जीवित तथा गतिशील कोशिकाएं जैसे जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, RBC है, शुक्राणु आदि का क्या किया था? अवलोकन किया था। तो ध्यान रखना जब पूछा जाए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। लेकिन वह कोशिका कौन सी थी? एक मृत कोशिका थी। उन्हें कोर कोशिका में खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज की थी एंट वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसे एवी ल्यूवेनहॉक भी कहा जाता है। उनके द्वारा यह कार्य किया गया था और वह एक जीवित कोशिका थी। जैसे एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, RBC है, शुक्राणु आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या है। तो देखिए कोशिका सिद्धांत 1838 में जर्मनी के जो वनस्पति वैज्ञानिक थे यानी बोटेनिस्ट की अगर अपन बात करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मैथियस स्लाइडन, ने बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जो पौधों में उत्तकों का निर्माण करते हैं। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? टिश्यूज यानी उत्तकों का निर्माण करती है। लगभग इसी समय 1839 में एक ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतु कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं? जीवद्रव्य झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप उत्तकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो इसकी विशेषता होती है। उपरोक्त आधार पर स्वान ने अपनी परिकल्पना रखते हुए बताया था कि प्राणियों और वनस्पतियों का जो शरीर होता है वह कोशिकाओं और कोशिकाओं के द्वारा बने हुए उत्पाद से मिलकर निर्मित होता है। स्लाइडन व स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान ने दिया था। स्लाइडन जो थे वह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1838 में सिद्धांत दिया था, और जो थियोडोर स्वान है वह क्या थे? एक प्राणी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1839 में सिद्धांत दिया था। लेकिन दोनों के सिद्धांत की समानता यही है कि दोनों ने बताया था कि चाहे पादप हो चाहे जीव हो, उनका शरीर जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। इनका जो सिद्धांत है ना वह यह बताने में असफल रहा था, यानी कि पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि इनका जो सिद्धांत था वह किस बात के लिए सफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने यह तो बता दिया था कि कोई भी जीव है या पादप है उनका निर्माण जो होता है वह कोशिकाओं से होता है, लेकिन उस जीव के द्वारा अगर कोई नया जीव बन रहा है या पादप से कोई नया पादप बन रहा है तो उसका जो निर्माण होता है वह कैसे होता है। तो देखिए फिर पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ने स्पष्ट किया कि कोशिका में क्या पाया जाता है? विभाजन पाया जाता है। अर्थात कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडन व स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कोशिका सिद्धांत निम्नवत है। जैसे सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, यह सिद्धांत की बात है। फिर आगे इसमें क्या जोड़ा गया कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं।
ये कोशिका सिद्धांत था, जिसकी शुरुआत तो स्लाइडन स्वान ने की थी और लास्ट में इसमें किसने जोड़ा, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका से ही होता है विभाजन के द्वारा। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो, सुझाव हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को क्लियर करें, क्योंकि जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर बात की जाए तो यही है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य कोई अपन नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, 12th बायोलॉजी जो भी स्टूडेंट है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद की कई बार अपन बातें करते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं अपवाद से। तो पहला अपवाद माना जाता है वायरस। इनमें उपापचयी मशीनरी नहीं होती तथा कोशिका सिद्धांत का अनुसरण भी नहीं करते हैं, यानी वायरस जो होते हैं ना वह कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, इसलिए यह इसे अपवाद माना जाता है। सेकंड अपन बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, उनकी बात है कि इनमें वास्तविक केंद्रक के स्थान पर क्या पाया जाता है, मिथ्या केंद्रक पाया जाता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं जीनोफोर के नाम से जानते हैं, यानी कि इनमें सुविकसित केंद्रक का क्या होता है अभाव पाया जाता है। थर्ड अपन कहते हैं प्रोटिस्ट जो होते हैं जीव, तो इनमें वास्तविक इनकी कोशिकाएं क्या होती है शरीर से विभेदित नहीं होती है, ये एक कोशिकीय की बजाय क्या होते हैं अकोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा की बात चल रही है। फिर 4 नंबर अपन देखते हैं मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिनमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं केंद्रक पाए जाते हैं। तो इन सब में अगर देखा जाए तो वहाँ पर अपना जो सेल थ्योरी है या कोशिका सिद्धांत होता है वह थोड़ा सा फेल हो जाता है, इसलिए ये अपवाद इसके माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो जंतुओं की सिंसिटियम, पादपों की कोइनोसाइट, अवपंग फफूंदों की प्लाज्मोडिया, ये सब इसी के अंतर्गत अपन मानते हैं। अब कोशिका के अगर अवलोकन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि जो प्रारंभ में हम प्याज के छिलके या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके हैं, उनकी संरचना का स्मरण अपने को करना है। इसके बाद में हम देखें कि प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपी पादप कोशिका होती है, जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति और इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मनुष्य की गाल की जो सेल्स होती है कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकली दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए इसमें होता है। जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसे यूकेरियोटिक, व जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। दोनों यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल आव्यूह मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसलिए आपको बता रहा हूं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया यहीं पर संपन्न होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न संरचनाएं मिलती है जो कोशिकांग कहलाती है, जैसे अंतःपृथ्वी जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा सूत्रकणिकाएं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, सूक्ष्मकाय जिन्हें माइक्रोबॉडीज कहते हैं, गोल्जीकाय, लाइसोसोम, रसधानियाँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त कोशिकांगों का क्या होता है अभाव होता है, ये भी अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखिए जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे अन्य कोशिकांग मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में क्या करते हैं सहायक होते हैं या सहायता करते हैं। अब कोशिकाएं के जो माप, आकार व कार्य की दृष्टि से यह जो होता है इससे कई बार क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों। सेल साइज, जैसे टिपिकल यूकेरियोटिक जो सेल होती है वह 10 से 20 मिली माइक्रोन साइज की होती है, और माइकोप्लाज्मा जो होती है माइकोप्लाज्मा वह अगर अपन देखें तो 0.3
मिली माइक्रोम के साइज की मानी जाती है। इसे स्मॉलेस्ट सेल भी कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिका। पीपीएलओ जो होती है 0.1 मिली माइक्रोम यानी कि माइकोप्लाज्मा का यह टाइप माना जाता है। और बैक्टीरिया यह अपन कहते हैं 3 से 5 मिली माइक्रोम इसकी साइज मानी जाती है। ये तो मोस्टली। इसके अलावा भी देखिए, और अगर अपन बात करते हैं तो ओस्ट्रिच जो एग होता है यानी कि शतुरमुर्ग का अंडा, इसकी साइज देखिए 17x11 सेंटीमीटर, यानी कि लार्जेस्ट अपन मान सकते हैं कि आइसोलेटेड सिंगल सेल के नाम से इसे जानते हैं। फिर ह्यूमन जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, वह 7 मिली माइक्रोम होती है। नर्व सेल्स जो होती है अपनी, वह 90 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट सेल जिसे अपन कहते हैं। फिर बोमेरिया नेविया जो होती है वह 55 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल के नाम से अपन इसे जानते हैं। फिर एसिटाबुलेरिया जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है, ये लॉन्गेस्ट यूनिसेल्यूलर प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये बातें भी अपने को ध्यान में रखनी है। आगे कोशिकाओं की आकृति की अगर अपन बात करते हैं तो कोशिकाओं की जो आकृति होती है ना, वह अलग अलग होती है। बहुभुजी कह सकते हैं, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या असमाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का रूप जो होता है ना, वो उनके अनुसार भिन्न भिन्न होता है, यानी जिस प्रकार से कोशिकाएं कार्य करती है उसी के अनुसार उनका रूप व आकृति होती है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह रेड ब्लड सेल्स से होती है, राउंड एंड बाई कॉनकेव साइज की अपन मान सकते हैं। फिर जो वाइट ब्लड सेल्स होती है WBC, एमीबॉइड यानी एमीबा के आकार की मानी जाती है। फिर अपने दे रखी है कोलुमर इपिथेलियल सेल्स जो होती है, लॉन्ग और नैरो टाइप की होती है। फिर देखिए आगे डायग्राम की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर अपने को अलग अलग प्रकार की सेल्स दिखाई दे रही है। जैसे ये है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यह नर्व सेल अपने को दिखाई दे रही। यह नर्व सेल्स होती है अपनी तंत्रिका कोशिका। यह अपन मानते हैं इलोंगेटेड यानी ट्रिकल्ड होती है। और यह मिजोफिल सेल्स अपन इसे मानते हैं जो राउंड एंड ओवल टाइप की होती है। ये कुछ सेल्स की डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका की, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है ना, वह जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया समजीव, जिन्हें पीपीएलओ कहते हैं, में मिलते हैं। सामान्यतः ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बहुत क्या होती है, छोटी होती है और काफ़ी तेज से क्या होती है, विभाजित भी होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। इनके माप का जो आकार होता है ना, वह भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं, जैसे दंडाकार जिसे बेसिलस कहते हैं, गोलाकार कोकस, कोशिकाकार विब्रो व सर्पिल स्पाइलर। इस प्रकार के जीवाणु के 4 मुख्य आकार माने जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ लक्षणों की अगर अपन बात करते हैं, कौन कौन से लक्षण इसमें पाए जाते हैं, तो देखिए इसके लक्षण मुख्य रूप से फर्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन, आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद भी एक समान ही होता है। सेकंड है, सभी माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है। थर्ड पॉइंट कहता है कि कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा हुआ रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र या गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर भी पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं और ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणु में विशिष्ट लक्षणों को बताते हैं, समलक्षणों को। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी भी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ जो रूपांतरण होता है के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। आगे बात करते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक में पाई जाती है, राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं।
प्रोक्यूरिटिक की यह विशेषता है कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मीजोसोम कहते हैं, और यह तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। तो ये कुछ इससे संबंधित बातें थी। अब देखिए जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके संगठन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए कि सभी जो आद्य जीव होते हैं, प्राणी व कवक में यूकेरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक भी मिलता है। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय व कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना भी मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। पादप एवं जंतु कोशिकाएं भिन्न होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय रसदानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होती है। दूसरी तरफ जो प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है ना, वह क्या होता है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित भी माना जाता है। तो मुख्य रूप से अपने को इनमें अंतर के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो अंतर ध्यान रखना है कि प्रोक्यूरियोटिक और यूकेरियोटिक में क्या अंतर पाया जाता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों को सेल्स के, एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। चलो इनको अलग अलग देख लेते हैं। अब अपने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रही है वह क्या है, ये देखिए प्लांट सेल यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है प्लांट सेल। तो अब इसमें हम देख सकते हैं प्लांट सेल में, वैसे तो आपका काफ़ी बारीकी से अध्ययन किया हुआ है, फिर भी एक बार डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर अपने सेल्स ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये हम देख सकते हैं कि यह न्यूक्लियस पाया जाता है, बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस। इसके अलावा न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। इसके बाहर की तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपार्टस पाए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर न्यूक्लियर जो इनोलोप होते हैं वह उपस्थित होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भित्ति पाई जाती है। ये वैक्यूल जो होते हैं वह उपस्थित है यहाँ पर। यह मिडिल लेमिला इसकी भित्ति पाई जाती है। यह बाहर की तरफ सेल वाल है। ये अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। ये राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। ये साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा अगर अपन आगे देखें तो यह पेरियोक्सिसोम है। फिर माइक्रोट्यूब्यूल अपने को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल के अलावा प्लाज्मोडेस्मेटा जो छिद्र पाए जाते हैं वह दिखाई दे रहे हैं। फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR जिसे कहते हैं, और ये दे रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर दे रखा है। यानी कि इसमें अपन मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि जो केंद्रक होता है ना वह भित्ति की तरफ होता है, क्योंकि इसमें जो रिक्तिका होती है ना वह काफ़ी बड़ी होती है प्लांट सेल में, जैसा कि अपने को दिखाई भी दे रहा है कि रिक्तिका इसमें पूरे में फैली हुई होती है। इसलिए केंद्रक जो होता है ना वह परिधि की तरफ खिसक जाता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर यह अपने दे रखी है एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में देखिए अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ तो माइक्रोविलाई पाई जा रही है, जो ये संरचना दिखाई दे रही है अपने को। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भित्ति पाई जा रही है। सेंट्रियोल यहाँ पर उपस्थित है। फिर यह है पेरोक्सिसोम, यहाँ पर पेरोक्सिसोम दे रखे हैं। लाइसोसोम होते हैं। राइबोसोम उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। साइटोप्लाज्म है। ये मध्य में आपका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियोलस है। यह न्यूक्लियर इनोवॉल्व भी उपस्थित है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्जी अपार्टस है। यानी कि मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो इसमें जो केंद्रक होता है ना वह क्या होता है, मध्य में उपस्थित है पाया जा रहा है, और बाकी उसमें प्लांट सेल में अपन देख रहे थे केंद्रक भित्ति की तरफ होता है, क्योंकि मध्य में वहाँ पर क्या थी, एक बड़ी रिक्तिका उपस्थित थी। अब आगे देखिए दोस्तों, अपन इसमें चर्चा करेंगे कि दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या पाया जाता है। डिफरेंट चर्चा अपन करने वाले हैं कि एक प्रोक्यूरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो पहला अंतर देखिए, इनके आकार की बात करते हैं कि जो प्रोक्यूरियोटिक सेल्स होती है वह 0.1 से 5 से मिली माइक्रोन होती है, और जो यूकेरियोटिक होती है वह 5 से 100 मिली माइक्रोन आकृति की होती है। सेकंड अपन कह सकते हैं कि कोशिका भित्ति में माइकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोन उपस्थित होता है,
और यूकेरियोटिक की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति यदि उपस्थित होती है ना तो वह सेल्यूलोज पादप कोशिका, और कवक में अपन कह सकते हैं काइटिन की बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई नहीं होती है। थर्ड अंतर देखें तो जो प्रोक्यूरियोटिक सेल होती है कोशिका 1 इनिलोप सिस्टम में रखती है, जबकि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसी कोशिका 2 इनोलोप सिस्टम में रखती है। चौथा अंतर देखिए कि एक प्रारूपिक केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसके स्थान पर न्यूक्लियोइड या जीनोफोर पाया जाता है, यानी कि सुविकसित केंद्र का इसमें अभाव होता है, यही इसकी एक मुख्य पहचान होती है। और यूकेरियोटिक में देखें तो इसमें प्राथमिक प्रारूपिक केंद्रक पाया जाता है, जिसमें आवरण, क्रोमेटिन, केंद्रक द्रव्य व केंद्रिका होते हैं। पांचवा अंतर देखिए कि न्यूक्लियोइड का डीएनए कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र होता है, और यूकेरियोटिक में देखें तो डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाता है। 6 नंबर देखें तो डीएनए सामान्यतः वृत्ताकार होता है और इनका डीएनए सामान्यतः रेखीय होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में वृत्ताकार होता है। आगे अपन बात करते हैं 7 नंबर की, तो डीएनए जो होता है वह नग्न या स्टोन प्रोटीन रहित होता है, और इनकी बात करते हैं यूकेरियोटिक में जो डीएनए होता है वह स्टोन से जुड़ा हुआ रहता है। 8 नंबर देखिए कि जो प्रोक्यूरियोटिक होते हैं कोशिका झिल्ली में मिजोसोम या अंतर्वलन हो सकते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में मिजोसोम सदृश्य संरचनाएं अनुपस्थित होती है। 9 नंबर में देखिए कि कोशिका विभाजन के समय स्पाइंडल एपार्टस नहीं बनते हैं, जबकि उसमें यह बनते हैं। इनमें जो कसाब होते हैं वह छोटे होते हैं और उनमें कसाब बड़े होते हैं। प्रोक्यूरियोटिक में कसाब में एक्सोनिमी तथा सेट अनुपस्थित होते हैं, और यूकेरियोटिक में देखें तो कसाब जो होते हैं उसमें एक्सोनिम व सेट का विभेदन होता है। 12 नंबर सेप वैक्यूल अनुपस्थित होते हैं, और इधर सेप वैक्यूल्स अक्सर उपस्थित पाए जाते हैं। राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में स्वतंत्रता प्लाज्मा झिल्ली से चिपके हुए होते हैं, और कोशिका द्रव्य के अलावा कोशिकांगों में भी क्या होते हैं, उपस्थित पाए जाते हैं। फिर आगे अपन देखें कि जो प्रोक्यूरियोटिक होते हैं उनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वह 70S टाइप के होते हैं, और इधर अपन देखें तो जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें तो 80S टाइप के होते हैं, और कोशिकांगों में क्या होते हैं, 70S प्रकार के पाए जाते हैं। यानी कि जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसमें हम कह सकते हैं कि 70 और 80S दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य की बात होती है तो 80S, और कोशिकांगों की बात होती है तो 70S टाइप के होते हैं। अगला दे रखा है कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, और इधर झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। श्वसन एंजाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं, और श्वसन एंजाइम कोशिका द्रव्यता माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कोशिका विभाजन में इंटरफेज तथा एम फेज का विभेदन नहीं होता है, और इसमें कोशिका चक्र में आई फेज तथा एम फेज का विभेदन होता है। अगला अंतर देखिए कि द्विगुणित प्रावस्था अनुपस्थित, केवल अगुणित प्रावस्था उपस्थित मानी जाती है, और इधर लैंगिक जनन करने वाले जीवों में द्विगुणित तथा अगुणित प्रावस्थाओं का विभेदन होता है। अगला अंतर देखिए, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकेरियोटिक में सामान्यतः लैंगिक जनन पाया जाता है। इसके अलावा देखें तो प्रोकैरियोटिक में रोम तथा जालर उपस्थित होती हैं, जबकि यूकेरियोटिक में यह अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों ये थे मुख्य रूप से इसके अंतर जो अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अंतर याद रहेंगे तो अपने को लगभग क्वेश्चन करने की अपनी पूरी संभावना रहती है। अब जो मुख्य बात अपने को देखनी है वह देखनी है इनमें अंतर की, कि जंतु कोशिका और जो पादप कोशिका होती है ना, उनमें मुख्य रूप से अंतर क्या पाए जाते हैं। तो देखिए इनमें अंतर देखते हैं। सबसे पहले जो जंतु कोशिका की जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वह अनुपस्थित तथा आकृति जो होती है वह स्थिर नहीं होती है। पादप में कोशिका भित्ति द्वारा आवृत होती है पादप कोशिका, तथा आकृति जो होती है वह क्या होती है, एक निश्चित होती है। सेकंड देखिए कि जंतु कोशिका अक्सर टिश्यू फ्लूइड में डूबी हुई रहती है, और इसमें हम कह सकते हैं पादप कोशिका में टिश्यू फ्लूइड अनुपस्थित होता है।
थर्ड देखिए, प्रोटोप्लाज्म संपूर्ण कोशिका में भरा हुआ रहता है, जबकि पादप कोशिका में जो प्रोटोप्लाज्म होता है सामान्यतः परिधीय होता है, यानी कि परिधीय किनारों की तरह पाया जाता है। 4 नंबर, बहुत सी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। 5 नंबर, पानी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर जो जंतु कोशिका होती है वो फट जाती है, जबकि पादप कोशिका पानी या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में नहीं फटती है। जंतु कोशिका में जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन होता है, जबकि पादप कोशिका में संचित भोजन स्टार्च होता है। 7 नंबर देखिए, प्लास्टिड्स जो होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया संख्या में अधिक पाए जाते हैं और प्लांट सेल से माइटोकॉन्ड्रिया कम पाए जाते हैं। गोल्जी अपार्टस सामान्यतः एक कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र के रूप में होते हैं, जबकि पादप कोशिका में गोल्जी अपार्टस बहुत सी अलग अलग इकाइयों से निर्मित होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम भी हम कहते हैं। इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है और इनमें जो निम्न पादपों को छोड़कर बाकी में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ग्लाइओक्सिसोम अनुपस्थित होता है और इसमें ग्लाइकोक्सिसोम कुछ पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। लाइसोसोम जो होता है वह क्या होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है, और इधर देखें तो लाइसोसोम बहुत सी मुश्किल इसका कार्य दूसरी संरचनाएं भी कर सकती है। अगला, तर्कूपकरण जो होते हैं एम्पिस्ट्रल होते हैं और इधर तर्कूपकरण एंस्ट्रल टाइप के होता है। कोशिका विभाजन जो होते हैं क्लीवेज के द्वारा होता है, और क्लीवेज यानी कि अपन कह सकते हैं कि विदलन द्वारा होता है, और इधर कोशिका विभाजन सामान्यतः प्लेट मेथड यानी पट्टिका विधि के द्वारा होता है। ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर थे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो अब अच्छे प्रकार से इसके नोट्स तैयार कीजिए और उन्हें 2-3 बार पढ़ोगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा। इसके पश्चात मैं आपको पहले ये कुछ टॉपिक करवाऊंगा, बाद में इनके मोस्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा। PDF लेने के लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सबको इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नया टॉपिक जो अपना है कोशिका झिल्ली, उस टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।